यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड के लिए अपना एजेंडा भी साफ कर दिया, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन हो, कोई सीजन ऑफ सीजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बने। 50 से ज्यादा वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार होंगे। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को भी बढ़ावा दिया जाए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग उत्तराखंड आए, वहां मीटिंग वगैरह करें। साधु संत योग शिविर लगाएं। जो तप के लिए पर्यटन होता है उसको बढ़ावा मिले, यानी सर्दियों में धूप सेकने लोग उत्तराखंड आए और गर्मियों में तो आनंद लेने जाएं मौसम का। यानी पीएम मोदी ने उत्तराखंड को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है और इसके लिए तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। उत्तराखंड में टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेगा तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ज्यादा सुविधाएं चाहिए होंगी, जिसे तैयार करने की शुरुआत हो गई। कल ही केंद्र सरकार ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, यानी अब केदारनाथ तक आप रोपवे के जरिए चले जाइएगा, जिससे लोगों को आसानी होगी। इसी के साथ हेमकुंड साहिब तक भी रोपवे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, यानी विरासत भी और विकास भी। यह नारा उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री मोदी सार्थक कर रहे हैं। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक होगा। करीब 13 किलोमीटर का रास्ता रोपवे से तय होगा। सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में स्टेशन बनेंगे और इसकी लागत 4081 करोड़ रुपए आएगी। अगले 6 साल में यह बनकर तैयार हो जाएगा और बनने के बाद हर घंटे 1800 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। रोपवे से केदारनाथ धाम तक मात्र 36 मिनट में आप पहुंच जाइएगा। अभी सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने में 9 घंटे लगते हैं। आप सोचिए, 9 घंटे का काम मात्र आधे घंटे में होगा, तो कितने ज्यादा लोग जा पाएंगे, कितना वहां पर्यटन बढ़ेगा, कितना सनातनी वहां पहुंच पाएंगे, ईश्वर से जुड़ पाएंगे। हेमकुंड साहिब में रोपवे 14.4 किलोमीटर लंबा होगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाएगा। इसकी लागत 2730 करोड़ रुपए है। प्रति घंटे 1100 यात्रियों की इसकी क्षमता होगी। ये दोनों रोपवे प्रोजेक्ट बनने के बाद केदारनाथ और हेमकुंड साहिब तक 12 महीनों लोग जा सकेंगे। इससे यात्रियों को फायदा होगा, समय की बचत होगी और जो बूढ़े बुजुर्ग यात्री हैं उनको भी सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि यह दशक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड से पीएम मोदी के विशेष लगाव को इस चीज से भी समझ सकते हैं कि उत्तराखंड ही वो पहला राज्य है जहां पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ और इसी वजह से पीएम मोदी वहां के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपा रहे हैं। उनको छोटा भाई कह रहे हैं। भाई, लगातार पीएम मोदी सीएम धामी की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, सीएम धामी की भी बात है कि ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, लेकिन धड़ाधड़ फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, बड़े फैसले लेते हैं। भले कट्टरपंथी उछलते रह जाएं, लेकिन सीएम धामी का हिसाब क्लियर है, करना है तो करना है। तो पीएम मोदी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि मेरा छोटा भाई बढ़िया काम कर रहा है। सुनिए एक बार। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो नेता हैं जो चुनाव हार गए थे, फिर भी पीएम मोदी का भरोसा उन पर बना रहा और वो सीएम की कुर्सी पर बने रहे, क्योंकि पीएम मोदी जानते हैं कि एक हार और जीत किसी नेता की तकदीर तय नहीं करती, उसकी मेहनत को कम नहीं कर सकती। और पीएम मोदी ने पुष्कर सिंह धामी पर जो भरोसा जताया, उस पर वो खरे उतरते दिख रहे हैं। एक बार पुष्कर सिंह धामी को सुनिए, फिर पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने क्या कहा यह भी बताऊंगा, और बाबा बागेश्वर कैसे औरंगजेब प्रेमियों पर बरस रहे हैं उसकी भी तस्वीर। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है। सदियों बाद भारत को फिर से विश्व में मान दिलाया है। एकता और अखंडता का फिर से दीप जलाया है। जिसने अपनी निष्ठा से एक स्वर्णिम भारत बनाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। मोदी जी के रूप में हमने एक देवदूत को पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी देश को विकास के रोपवे पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका मॉडल क्लियर है, विकास भी, सनातन भी। यही बात विपक्ष के नेताओं को पसंद नहीं आ रही और पीएम मोदी से उनकी चिढ़ का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब कुछ लोग औरंगजेब को विकास पुरुष बताने लगे। आरजेडी के नेता को सुनिए क्या कह रहे वो औरंगजेब को लेकर।
फिर बताऊंगा कि औरंगजेब के फैन क्लब में और कौन कौन शामिल हो गया, बागेश्वर बाबा कैसे भड़के हुए हैं, और औरंगजेब की इकोनॉमी की बड़ी बात हो रही है। औरंगजेब ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, उसकी भी सच्चाई आज आपको बताऊंगा। कई उनके बारे में बहुत सारे वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ, और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है कि उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र हैं नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सकें कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। 5 शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा बुराई लिखा जाएगा। ये आरजेडी के नेता हैं, कह रहे हैं कि जब आज के नेताओं का हिसाब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, मतलब नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं औरंगजेब से भी घटिया इतिहास होगा। ये इन लोगों की नफरत का लेवल है। कह रहे हैं इतिहास हम लोग जानते नहीं है, क्या बोलें कैसे। तो अभी पूछिए इनसे आरएसएस का इतिहास, जो अलाए बलाए इनको लिखा मिला होगा व्हाट्सएप पे, सब जो है उल्टी कर देंगे। ये आरएसएस तो ऐसी थी, आरएसएस तो वैसी थी। तब इनको इतिहास का ज्ञान जो है वो पूरा हो जाता है। औरंगजेब का गुणगान करने वालों के चेहरे धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। मशहूर शायर हुआ करते थे एक भाई साहब, मुनव्वर राणा, उनके बेटे तबरेज राणा भी औरंगजेब को बचाने निकल गए। तबरेज राणा ने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल तक हुकूमत की थी, अगर वो आतंकी होता तो हिंदुओं और मंदिरों का नामो निशान मिट गया होता। औरंगजेब जो चाहता वो कर सकता था। सुनिए तबरेज राणा का लॉजिक। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहां 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। कुछ लोगों के पास एक चीज की बड़ी कमी होती है, वो चीज वैसे तो कॉमन है लेकिन बहुत अनकॉमन है, और वो है कॉमन सेंस। भाई साहब कह रहे हैं कि 48 साल औरंगजेब ने राज किया, तो चाहता तो सब हिंदू खत्म हो जाते। अरे हिंदू गाजर मूली थोड़े हैं जो काट के फेंक देता सारों को, और सारों को काट के फेंक देता तो फिर जो बड़ी फौज बनाई वो कहां से लाता, कहां से चलाता? जिन हिंदुओं के बल पर अपना राज चला रहा था, जिन हिंदू सैनिकों के बल पर अपने बाप को कैद कर रहा था, जिन हिंदू सैनिकों के बल पर अपने भाई को काट रहा था, वो सब यहीं तो बनाए उसने। सारे लेके आया था क्या? सबको काट देता, मार देता? थोड़ा तो इस्तेमाल करना होगा बॉस। औरंगजेब प्रेमी ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था औरंगजेब के टाइम पर ही बम थी। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अपने बाप को इसलिए कैद किया था कि बाप बड़ा खर्चा करता था, इसलिए उसका खर्चा कम करने के लिए ऐसा कर दिया। हां भाई, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जिससे ये लगे कि मुगलों ने ही भारत को चमकाया, उससे पहले तो सब बेकार था। लेकिन आज पाठशाला में आपको दिखाते हैं कि अगल बगल के शासकों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के प्रोफेसर हैं एंगस मैडिसन, फेमस प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक चार्ट तैयार किया जिसके मुताबिक आपको बताता हूं कि किसके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। आपको जरा आज देखना चाहिए। बहुत नौटंकी देख रहा हूं कि औरंगजेब ऐसा, औरंगजेब ऐसा। अगर आप देखिए, कॉलम बनाइए, किस सन में क्या था, उस समय शासक कौन थे। अगर आप देखेंगे उस समय शासक कौन थे, और अगर आपको यह भी बताऊं कि भारत की जीडीपी उस समय क्या होती थी, किसकी तुलना में? दुनिया की जीडीपी की तुलना में। दुनिया की तुलना में अगर आप जीडीपी की तुलना में देखेंगे तो भारत की जीडीपी तब क्या होती थी। तो अगर आप देखेंगे सन 1 से लेकर 1000 तक, इस समय मोटे तौर पर जो राज रहा वो गुप्ता साम्राज्य का रहा। चोल राजा थे, हिंदू चोल राजा, आपको पता ही है, उनके बारे में आपको बताइए ये, और चालुक्य थे। मोटे तौर पर इनका शासन था। इस समय भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 30% हुआ करती थी, 30% इनके राज में।